students, today we will start a new topic. As you can see, democracy. This chapter is taken from class 7 textbook. So let's begin. So basically we will start the topic democracy. So most of you will know or most of you will don't know what you mean by the term democracy. So let's see. So basically democracy जो word है basically वो Greek word से evolved हुआ है. ग्रीक वर्ड से डेमोक्रेसी जो वर्ड अभी आप पढ़ते हैं मॉडर्न में वो ग्रीक वर्ड से इवॉल्व हुआ है. बेसिकली डेमो एंड क्रेटिस. Basically democracy is evolved from the Greek word demo and kratos, which means demo means people and kratos means power of rule. So basically अब ये क्या भैया डेमो का मतलब पीपल, क्रेटिस का मतलब पावर, तो इसका मतलब मेल क्या है, इन दोनों का मेल क्या है? तो बेसिकली द रूल ऑफ पावर इज वेस्टेड और द पावर इज वेस्टेड विद इन द पीपल. It is not to one single monarch. It is vested with the people. मतलब we are the supreme and leaders are inferior basically. So basically democracy is only and only talked about authority of the people. Democracy is solely about authority of the people. So basically, if you define what is democracy, you will tell that democracy is a government by the people in which the supreme power is vested in the people and exercised directly by them through elective representatives. अब जैसे कि आपको पता होगा डेमोक्रेसी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो जिसके पास हमारे पास पावर होती है कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन सके और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम कर सके. बेसिकली डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, सिंपल एज दैट. और अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को डिफाइन करा था बहुत ही अच्छे तरीके से. बेसिकली ही सेड दैट डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड ऑफ द पीपल. Basically, he told that democracy is a government of the people, by the people, and for the people. And now we will see what are the pillars of the democracy. You know, democracy as because democracy. What do you mean by democracy? और democracy एक दिन में तो खड़ी नहीं होगी. मतलब ऐसा क्या है जो ये बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये डिफरेंट होती है डेमोक्रेसी? तो उसके कई पिलर्स हैं बेसिकली. तो अब हम देखेंगे what are the pillars of democracy. अब हम बढ़ते हैं अपने अगली टॉपिक की तरफ, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी. अब क्या पिलर्स, क्या मतलब डेमोक्रेसी बिल्डिंग थोड़ी ना है कि उसके भाई पिलर्स होंगे, ईंटे वीटे लगेंगे. ऐसी बात नहीं है. पिलर्स बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स है या वैल्यूज है जो कि डेमोक्रेसी बनाती है. बेसिकली जो डेमोक्रेसी को बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग और डिफरेंशिएट करती है. तो अब हम जानते हैं कि क्या पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से होता है. तो बेसिकली फर्स्ट पिलर इज सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल. भाई ये किस चिड़िया का नाम है स्टूडेंट्स? बेसिकली चिड़िया का नाम मीन्स सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल इज बेसिकली नथिंग. इट इज अबाउट द नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द पर्सनल लाइफ. मतलब हमारी जो पर्सनल या हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसमें गवर्नमेंट आके इंटरफेयर नहीं करेगी. यही होती है सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल. अगर आपको और अच्छे से समझना है तो सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल का मतलब ये है कि हमारी सुप्रीम विल, हमारी सुप्रीम इच्छा हमारी अपने पास रहेगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. समझ गए? तो दूसरी तरफ बढ़ते हैं मेजोरिटी रूल. अब मेजोरिटी रूल, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज. बेसिकली आप लोग देखते होंगे डेमोक्रेसी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं. बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेसिकली समाजवादी पार्टी और भी सही एम्पल नंबर ऑफ पार्टीज हैं. तो मेजोरिटी रूल क्या कहता है? बेसिकली हु गेन्स मेजोरिटी विल रूल द गवर्नमेंट. यू नो, बेसिकली जो भी पार्टी सत्ता में, मतलब सत्ता तो बहुत ही ज्यादा हिंदी शब्द हो गया बेसिकली. तो बेसिकली ये होता है कि मेजोरिटी रूल, जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट्स लेती है, मेजोरिटी पार करती है, वो आके रूल करती है. तो समझ गए मेजोरिटी रूल का मतलब? समझ गए? तीसरा मतलब है, मतलब तीसरी पिलर जो है वो है गारंटी ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स. अब जो डेमोक्रेसी है उसमें हम लोग को, डेमोक्रेसी में हम लोग को कुछ ह्यूमन राइट्स मिलते हैं. अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिकली आप लोग जानते नहीं होंगे उसमें राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. तो बेसिकली जो डेमोक्रेसी होती है वो हम गारंटी होती है, ह्यूमन राइट्स वो गारंटी करती है हम लोगों को. तो इसका चौथा पिलर है इक्वालिटी बिफोर लॉ. यू नो इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी इज वी आर इक्वल अमंग देमसेल्व्स. वी आर इक्वल अमंग देमसेल्व्स. तो बेसिकली हम लोग इक्वल हैं इररिस्पेक्टिव, हम लोग इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन, हम लोग सब इक्वल हैं अपने में. फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी में? फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब डेमोक्रेसी में इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे. कोई भी, जैसे कोई भी पावर पार्टी दूसरी इंफीरियर पार्टी को अनफेयर तरीके से नहीं हरा सकती. बेसिकली इलेक्शन जो होगा वो फ्री एंड फेयर होगा. ठीक है? तो हमारा ये पिलर्स ऑफ द डेमोक्रेसी जो टॉपिक यहाँ खत्म होता है. अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब हिस्ट्री मतलब किसी डेमोक्रेसी ऐसे तो टपक नहीं गई आसमान से नीचे. तो उसकी जो ओरिजिन होगा, क्या हिस्ट्री है जो डेमोक्रेसी आज बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जा रही है आज के मॉडर्न समय में.
तो देखते हैं व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। सो बेसिकली जो डेमोक्रेसी वर्ड है, मतलब जो डेमोक्रेसी पहले एथेंस में प्रैक्टिस होता था, ग्रीक सिटी स्टेट जो थी, ग्रीक सिटी में, एथेंस में, बेसिकली वो एथेंस में प्रैक्टिस होती थी डेमोक्रेसी 510 बीसी। 510 बीसी में डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी। एथेंस एथेंस जो था, ATHENS, Athens was the first Greek city state. Sorry, it was the first Greek city state who established democracy in their country. तो बेसिकली अब इसमें जो था वो सारे मैन को गारंटी देते थे कि हाँ भैया आपके पास राइट टू वोट है, आप वोट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास राइट टू वोट मिल रहा है, लेकिन आपके पास कोई बिजनेस या कोई लैंड होना चाहिए। अगर आपके पास कोई लैंड या बिजनेस नहीं तो आप वोट नहीं कर सकते। इफ यू हैव लैंड और बिजनेस यू कैन इजीली वोट, ठीक है। और दूसरी तरफ वुमेन की क्या हाल था? आप लोगों को क्या लगता है कि वुमेन को भी राइट्स मिलते थे वोट करने के लिए? नो, वुमेन आर कन्फाइंड टू देयर हाउस होल्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज, उनको हमेशा से सिखाया गया है कि घर का काम करो, घर का काम करो बेसिकली। और उस समय में भी वुमेन के पास कोई राइट्स नहीं होते थे। समझ गए आप लोग? तो उसके बाद डेमोक्रेसी बहुत ही सक्सेसफुल मानी गई एथेंस में। जब वो मैन को सारे वोट देने लगे उसके बाद बहुत सारा वो सक्सेसफुल मानी गई, और भी ग्रीक सिटी स्टेट्स ने आगे जाके अपनी कंट्री में फॉलो करना शुरू कर दिया बेसिकली। उसके बाद फॉलो करना शुरू करा और उनकी डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मानी गई। फिर आते आते मिडिवल पीरियड में, मिडिल एजेस में, बेसिकली मेडिवल पीरियड इज ऑल्सो नोन एज मिडिल एजेस। तो बाकी सारी कंट्री, फ्लोरेंस, जेनोआ, पीसा, वेनिस, उन्होंने भी अपने तरीके से जो एथेंस में डेमोक्रेसी फॉर्म होती थी वो अपने कंट्री में भी उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? अब आप सोच रहे होंगे इतना अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हुआ था। उसके बाद जो था रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे। बेसिकली हम लोग उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो रोमन एम्पायर ने सबको कैप्चर कर दिया इन 1700। रोमन एम्पायर वाज वेरी वास्ट एंड वाज वेरी पावरफुल। मतलब इंडिया में जैसे आप जानते थे ब्रिटिशर बहुत ज्यादा पावरफुल थे, उससे भी पहले रोमन एम्पायर का आपको पता है एरिया उनके अंदर कितने कंट्रोल में था? जो आज के जमाने में पूरा एशिया जो है, एशिया पूरा कॉन्टिनेंट जो है, वो पूरा कॉन्टिनेंट उनके कंट्रोल में था उस जमाने में। तो रोमन एम्पायर ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी हटा दी और मोनार्की ला दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? 18th सेंचुरी में बहुत सारे पीपल जो थे वो रिवोल्ट करना शुरू कर दिए अपनी जगह पे कि भाई हमें क्यों नहीं राइट्स मिल रहे हैं, ये क्या बात है, और सारी कंट्रीज में राइट्स मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं राइट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली द फर्स्ट हुआ यूएसए में, अमेरिका में 1789 में। उसके बाद यूएसए ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसने डिक्लेरेशन में लिखा कि 1789 में हम मेन को सारे वोट्स देंगे, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, हम उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। पहला बार हुआ था, यूएस ने अपने डिक्लेरेशन में दिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको पता है, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दी बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे फिर आगे आगे चल के इंडिया इज आल्सो डेमोक्रेसी आफ्टर इट गेन्ड द इंडिपेंडेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा द गवर्नमेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे, चलिए एक क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने चलिए डेमोक्रेसी बना दी, ठीक है, डेमोक्रेसी बना दी, हम वी हैव द सुप्रीम पावर टू इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव हु विल रूल द कंट्री, ठीक है, बेसिकली। अब बताइए कि गवर्नमेंट का काम क्या होगा? गवर्नमेंट जो होगी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे वो जाके गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट का काम क्या होगा? टू एडमिनिस्टर और कंट्रोल द पॉलिटिकल यूनिट। बेसिकली पॉलिटिकल यूनिट इज लाइक कंट्री और अ स्टेट। जो गवर्नमेंट होगी वो पूरी कंट्री को एडमिनिस्टर और कंट्रोल करेगी थ्रू पीपल, बिकॉज पीपल हैव द सुप्रीम पावर एज सेट बाय डेमोक्रेसी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट है इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी, देयर आर, you know, I've told earlier, there are many forms of government which are existing in present scenario. So now we will see what are the different forms of government. Number one, democratic form of government. Democratic form of government is like who? Democracy. Democratic word कहाँ से निकला है? Democracy से निकला है। अब बेसिकली डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट क्या होता है? बेसिकली जो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बेसिकली हु इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल बाय द पीपल। हाँ, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जिसमें भी पीपल का रूल चले, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रूल बाय द पीपल। ओके, गॉट इट। नंबर टू इज monarchy. Monarchy, you know,
बेसिकली मोनार्की इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूल बाय अ किंग और अ क्वीन। तो उनके मरने के बाद उनके जैसे इनहेरिटेंस चलता है, इनहेरिटेंस चल रहा है, उनके मरने के बाद उनके बच्चे, फिर बच्चे के मरने के बाद उनके बच्चे, ऐसे ऐसे पूरा इनहेरिटेंस चलता जाएगा, सक्सेसर चलता जाएगा, सक्सेसन चलता जाएगा, और ऐसे जैसे चल के मोनार्की होती रहेगी। बेसिकली मोनार्की अब आप देखते हैं वो यूके में देखते हैं, बेसिकली जो क्वीन एलिजाबेथ 2 है वो मोनार्की चल रही है। हालांकि वो देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में है, वो उसका फॉर्मेट आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो हो गया मोनार्की। बेसिकली मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज रूल्ड बाय किंग और अ क्वीन, ठीक है। तो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? अब बेसिकली रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? Basically, republic, it is a form of government which is the head of the state is elected by the people. Ab you know, India is a republic form of government. Why? Because republic, who is the head of the state of India? President. And who elect president? Who elect president? Basically the parliament. And who elect parliament? Basically we elect representative, and representatives elect the head of the state, which is republic. Okay, got it? So now the next is aristocracy. What do you mean by aristocracy? Basically, it is nothing but it is a form of government which is ruled by a rich individuals. Basically, who are rich or who have a lot of rich landlords. Basically, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा जायदाद वायदाद रखे हैं, ठीक है, वो रूल करते थे उस समय में। बेसिकली वहाँ एरिस्टोक्रेसी में नहीं कि एक रूल करेगा, बेसिकली 2-3 ग्रुप में रूल हो सकते थे। अब डिक्टेटरशिप क्या होती है? इस वर्ड से आप लोग फेमिलियर होंगे। डिक्टेटरशिप बेसिकली वो होती है, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज रूल्ड बाय वन पर्सन, ठीक है, एंड हिज वन पर्सन इज नॉट रिलेटेड टू मोनार्की। मोनार्की में क्या होता था? किंग क्वीन होता था। इसमें डिक्टेटरशिप का मतलब नहीं है कि वो किंग क्वीन हो, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ और मतलब कोई भी मिलिट्री लीडर हो सकता है या कोई भी इंडिविजुअल लीडर हो सकता है, वो डिक्टेट करेगा पूरी कंट्री को। इसका एग्जाम्पल जो है डिक्टेटरशिप का वो है एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जर्मनी में 1944 1940s में वर्ल्ड वॉर में। आपको पता ही होगा उसने ज्यूज को बहुत ज्यादा ज्यूज को बहुत ही गलत तरीके से मरवाया था। तो डिक्टेटरशिप का अच्छा एग्जांपल होगा एडोल्फ हिटलर। ओके, गॉट इट। अब जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, अब इस वर्ड से आप क्या समझते हैं भाई? ये तो पहले आ गया डेमोक्रेटिक, ये रिपब्लिक, ये तो आप लोग समझ लोगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन दोनों कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन नहीं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक is a form of government which is not a democratic and is also not a republic, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज नॉट डेमोक्रेटिक, वो रूल ऑफ पीपल नहीं चलता वहां, और रिपब्लिक जहां पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हमारा चाइना, ठीक है, चाइना को क्या कहा जाता था पहले? द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, ये होता था डेमोक्रेटिक। हालांकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो अपना नाम ऐसे रखते थे तो शोभा बढ़ जाए उनके देश में और उनका फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन सब अच्छे हो जाए, तो ये नाम बढ़ा देते थे। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब है कि ना तो वो डेमोक्रेसी है वहां पे और ना ही वहां पे रिपब्लिक है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट क्या होती है? अब कम्युनिस्ट से आप वर्ड निकाल सकते हैं कम्युनिटी का, ठीक है। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिटी बेसिकली क्या होता है? जो कि जो स्टेट होता है वो कंट्रोल करता है इकोनॉमी को, ठीक है। कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं रहेगी, मतलब कोई प्राइवेट, जैसे हम और आप इकोनॉमी नहीं चला सकेंगे, केवल स्टेट सबकी मर्जी होगी वही चलाएगी इकोनॉमी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट का मतलब ये होता है, ओके। देन नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब व्हाट यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सॉरी, what do you mean by constitutional form of government? The constitutional form of government is like basically the government rule by the authoritative document. What is authoritative document? Basically some of the authoritative document, like you heard about Constitution of India, ठीक है। तो basically in India it is an authoritative document. The government run or rule by those written agreement, written details which is written mentioned in the Constitution of India. So that is called a constitutional government. So now next is totalitarian. Totalitarian form of government is basically जो स्टेट होती है वो इकोनॉमी को कंट्रोल तो करती है, हमारी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट और टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यही डिफरेंस है। कम्युनिस्ट का क्या होता है कि वो खाली इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी और हमारी पर्सनल लाइफ को इंटरफेरेंस नहीं करेगी, लेकिन टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या है? वो हमारे एटीट्यूड, वैल्यूज और बिलीफ को भी कंट्रोल करती रहेगी। So students, let's move to the other topic, which is the elements of democracy. अब you know, democracy is not fulfilled by the some characteristics. There are also some elements which complete the definition of democracy. So now we will see what are the elements of democracy. So number one is liberty. You know what is liberty? Liberty is nothing but is the freedom. Freedom to do anything, freedom to move, freedom to live, freedom to practice, freedom to profess any religion. So liberty means totally freedom. Okay. Now what do you mean by this? Then
first element is liberty. Clear? Number second one is equality and justice. Now what do you mean by equality? I've told again, equality is nothing but basically we are equal among themselves. बेसिकली इक्वालिटी रहेगी हम लोग में, कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा, सब इक्वल डील होंगे गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जस्टिस क्या है, सबको इक्वल जस्टिस मिलेगा डिफाइनिंग टू देयर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। मतलब ये नहीं है कि जस्टिस का मतलब ये नहीं कि सबको बराबर जस्टिस मिलेगा। बेसिकली हमारा जस्टिस, जैसे कि हमने कोई क्राइम करा, मान लीजिए जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल ए ने मर्डर करा, ठीक है, तो उसको क्या होगा, फांसी की सजा होगी, ठीक है। और एक आर्मी मैन ने मर्डर करा, ठीक है, तो उसकी सजा कम होगी, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन नॉट डील विद इक्वल, वी कैन नॉट वी कैन नॉट ट्रीट लाइक विद अनलाइक सिचुएशन एंड अनलाइक विद लाइक सिचुएशन। गॉट इट? ठीक है। तो जस्टिस का मतलब ये है कि हम सबको देखेंगे कैसा जस्टिस सबको इसको देना चाहिए और इसको देना चाहिए, तब हम जस्टिस देंगे। क्लियर? नंबर 3 इज डिसीजन मेकिंग। यू नो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? इंडिया में डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है? Yes, decision making power होती है हम लोग के पास, because we have the power to rule or elect our representatives. So decision making is nothing, basically we choose our elected representatives. Basically decision making is like, अभी इलेक्शन हुए थे 2019 में, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी थे, नरेंद्र मोदी, और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव राहुल गांधी जी थे। तो आप लोगों ने सबको आप लोगों ने मेजोरिटी ऑफ वोट्स नरेंद्र मोदी को दिए, क्योंकि वो आप लोग चाहते थे कि वो इलेक्टेड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव बने और कंट्री को रन करें। तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है? हमारे पास है। क्लियर? तो नंबर 4 इज ह्यूमन डिग्निटी। अब ह्यूमन डिग्निटी क्या होती है? बेसिकली ह्यूमन डिग्निटी कुछ नहीं होती है। ह्यूमन डिग्निटी इज बेसिकली, आई हैव टोल्ड अर्लियर दैट वी हैव नंबर ऑफ इक्वालिटी लाइक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। हम लोग सब बराबर हैं, वो दलित, वी हैव इक्वल राइट, कोई अब भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर है। ह्यूमन डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर क्षेत्र में हम लोग को, हर फील्ड में हम लोग को सब इक्वल मिलेगा, ठीक है, होगा। कोई भी वीकर सेक्शन को, जो भी गैप होगा उसको हम ब्रिज करेंगे, वीकर सेक्शन और रिच सेक्शन से। कोई भी नीचे नहीं जिएगा, कोई भी नीचे नहीं चपका होगा, सब बराबर होंगे। तो ह्यूमन डिग्निटी क्या होता है? डेमोक्रेसी जो होता है उसका एलिमेंट है कि इनहैंस हम करेंगे ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी बढ़ती रहे, कोई भी इंफीरियर ना हो, सब बराबर हो, सब इक्वल हो, ठीक है। सो नाउ वी विल सी about accommodation of differences. What do you mean by accommodation of differences? Accommodation of differences is basically nothing, as I have told earlier, that we have lot of ample number of parties. Basically the ruling party is now BJP and the opposition party is the Indian National Congress. So जो opposition party होती है, basically जो majority party जो है, ruling party, वो अपनी मर्जी से चाहे कुछ नहीं कर सकती ना। वो क्यों करेगी अपनी मर्जी से? उसको जो डॉक्यूमेंट होगा वो उसके द्वारा ही काम करेगी, और उसपे जो चेक करने के लिए अपोजिशन पार्टी होती है। अपोजिशन पार्टी इसीलिए होती है कि वो कंट्री या कॉन्स्टिट्यूशन के मशीनरी में चल रही है, कि हाँ जो उसमें लिखा है वो सबका पालन कर रही है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी इज बेसिकली नथिंग बट अ मेजॉरिटी पार्टी इन टुडे सिनेरियो लाइक बीजेपी। बीजेपी जो काम कर रही है, जो एक्ट बना रही है, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बना रही है, जो उसमें मेंशन है आर्टिकल और अमेंडमेंट, तो क्या उससे मेंशन लेके बना रही है। तो इज नथिंग, जो डिफरेंसेस जो होते हैं वो इसी के लिए होते हैं, ठीक है। नाउ it is universal adult franchise. Now what do you mean by universal adult franchise? See, what is the voting age of basically what basically it is tells about the voting age. Now what is the voting age of a citizen? 18 years of old. ठीक है। तो universal adult franchise is nothing, a citizen who is above 18 years old can give the vote or can elect the vote, ठीक है। तो basically universal adult franchise यही होता है। So now we will see some challenges of democracy. So आप लोग, अब हम पढ़ेंगे next topic, challenges of democracy. अब now what are the challenges of democracy? So basically it is the demerits of democracy. अब ये तो आप समझ नहीं सकते कि democracy is ideal form of government, मतलब उसमें कोई बुरा नहीं है भाई। देखो सब अच्छी बात है, क्या है, sovereignty मिलती है, liberty मिलती है, equality मिलती है, लेकिन there are some challenges of democracy. Now let's see what are the challenges of democracy. Basically challenge is not just a problem. हाँ, challenge का मतलब क्या होता है? It's not just a problem, because it is a way to solve or to overcome any problem which come in between the running of the particular government, ठीक है। बेसिकली चैलेंज वो होता है, पर्टिकुलर डिफिकल्टीज आती है फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट में, तो उसको ओवरकम करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स या कुछ मेजर्स लिए जाते हैं ताकि वो चैलेंजेस दूर हो सके। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में
many years ago हम लोग जानते थे दलित, basically दलित कहते थे prior to the independence. Prior to independence, there were a lot of Dalit who cannot allow to live in the village outside. They live outside the village, and they have no rights to enter into any temples, because if they see they will be get polluted. ठीक है, तो ये माना जाता था, दलित को मानते थे कि हाँ भैया अगर मैंने देख लिया इसको तो मैं प्रदूषित हो जाऊंगा, तो इसीलिए उनका घर हमेशा विलेज से 5 या 10 किलोमीटर दूर रखा जाता था। वो केवल उनको जो नीची जाति के काम होते थे वहीं उनसे कराए जाते थे। तो बेसिकली गांधी जी ने प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी से समझा, और उन्होंने दलित को कह दिया हरिजन्स। ठीक है, तो दलित को क्या कहते थे वो लोग, गांधी जी ने क्या कहा, वो हरिजन्स है। बेसिकली हरिजन जो होते हैं, हरि का मतलब होते हैं क्या, बेसिकली गॉड, हरि मीन्स गॉड मतलब भगवान, एंड जन्स मीन्स सर्वेंट। जो गॉड के जो सेवक होते हैं वो हरिजन्स होते हैं, गांधी जी ने ये कहा। अब गांधी जी तो निकल लिए नाम कह के, अब आगे जाके जो प्रॉब्लम आने लगी कि उनको राइट्स नहीं मिलने लगे। अब फिर बी आर अम्बेडकर, यू नो हु वाज बी आर अम्बेडकर, ही वाज द फाउंडिंग, मतलब he was the constitutional father of the Indian democracy, Indian constitution. He was in the main role to making of the Indian constitution. ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर आए, उन्होंने देखा कि जो राइट्स हैं, बेसिकली इंफीरियर राइट्स नहीं मिले, उनको इंफीरियर तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो बी आर अम्बेडकर लड़े सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। 1929 में उन्होंने अपनी वो वॉइस उठाई दलित के लिए और कहा कि इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आगे जाके जैसे आप देखते हैं उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। तो बेसिकली ये चैलेंजेस थे डेमोक्रेसी के। चैलेंजेस क्या थे, मतलब यही थे कि दलित कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको राइट्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आप जाके बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी में आप प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा हालत अब ठीक हो गई है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, वो हमसे भी ज्यादा, मतलब हम लोग के बराबर या हम लोग से ऊपर भी जा चुके हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इक्वालिटी। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट शुड ट्रीट देम इक्वल एज दे ट्रीट आवरसेल्व्स। ठीक है, स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर डेमोक्रेसी। इन दिस चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने द गवर्नमेंट पढ़ा, गवर्नमेंट क्या होती है, और उसके अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़े, हमने एलिमेंट्स पढ़ा। तो इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो ये बुक क्लास 7 आर्ट सोसाइटी एंड कल्चर, इस बुक को अच्छे से पढ़िए, और अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए। तो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।